हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। गाइस, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, यानी कि हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 के। वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कवर किया। तो हम लोगों ने बोला था, हमने आपसे ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी के अदर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि आप क्या करिएगा, एक बार खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो सकें और आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है ना। क्योंकि आप जो क्वेश्चंस धीरे धीरे आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। वहाँ पे आपको चीज़ों को और अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन के डायग्राम और अच्छे से बनाने पड़ेंगे, जिससे कि मिस्टेक ना होने पाए। थोड़ी सा अगर डायग्राम आपने गलत किया तो समझिए क्वेश्चन आपका पूरा चला गया। सिर्फ इंपॉर्टेंट है डायग्राम जैसा बनेगा आप क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप अपने पास अपनी नोटबुक एनसीईआरटी की अपने पास रखिए, उसमें से एक्सरसाइज 9.1 और पेज नंबर आपका 204 ओपन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनिएगा। तो हो गया रेडी? ठीक है, चलिए देखिए। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर क्या है, टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप का, किसके टॉप का, स्टैचू के टॉप का, इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और उसके पेडेस्टल के टॉप का जो है एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। बात समझ आएगी। जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल दिया हुआ है हमें, ठीक है, समझिएगा इस बात को। कि क्वेश्चन बोला स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो हमने पेडेस्टल पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एक पेडेस्टल है हमारे पास। हम देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पेडेस्टल ड्रॉ कर लिए। अभी पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल क्या है हमारे पास, एक स्टैचू है, मान लेते हैं कोई स्टैचू है हमारे पास, ठीक है। ये स्टैचू है 1.6 मीटर की। अभी तो हमें हाइट पता नहीं है पेडेस्टल की, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको ऐसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये हाइट हमें कितनी दी हुई है, ये हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर दी हुई है। टोटल हाइट हम लोग मान लेते हैं कितनी है, h है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये पेडेस्टल है आपके पास। उसके बाद इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है 1.6 मीटर की, और ये पूरी हाइट है किसकी, पेडेस्टल की और स्टैचू की मिला करके, ठीक है। फिर बोला गया कि ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से जब हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है। और फिर उसके बाद इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं। स्टैचू के टॉप को देखेंगे इसी पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, और जब पेडेस्टल के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। बस बात क्या है, इसी एक पॉइंट से ही देख रहे हैं, ग्राउंड के इसी एक फिक्स पॉइंट से ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसके पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 45 डिग्री है। ये डायग्राम हमारा फॉर्म हो गया, अच्छे से पूरा डायग्राम बन गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। तो ये पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको इवेलुएट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे है। पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपके पास हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ABD है और एक ट्रायंगल है ABC है। तो आप दोनों में से कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो जो आपको सही लगे। तो हम बात करते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC। अगर हम इन ट्रायंगल ABC में देखें तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम हाइपोटेन्यूस ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस लेने से दिक्कत हो जाएगी और बेस सबका सेम है, और इसलिए हमारे पास दो अननोन रहेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे दिक्कत कोई नहीं होगी, आपको जो सुटेबल लगा आप वैसे लेकर के सॉल्व कर सकते हो। बट जाहिर सी बात है, जनरली हम जो लेते हैं वो 10 लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड आप काम करोगे। तो यहाँ से 10 45 डिग्री इज इक्वल टू में, क्योंकि इस एंगल की बात करते हैं 45 डिग्री है, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और बेस कितना हो जाएगा AB, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा इस बारे में। यहाँ से BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AB एज इट इज़ हम रख देते हैं ऐसे ही। ये 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ से AB की वैल्यू गाइस जो मिलेगी आपको मिलेगी x मीटर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करने हैं सेकेंड। अब बात करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABD में। किसमें बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में। ABD में देखिए हम क्या बोलेंगे, tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बी डी है, क्या है बी डी परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है आपके पास बेस है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब बी डी, अब इस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इस बी डी को हम लिखने वाले हैं बी डी इज इक्वल टू में सी डी, बी डी इज इक्वल टू में सी डी प्लस का बी सी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू में सी डी प्लस का बी सी। अब यहाँ पर जो सी डी है आपके पास है गाइस, सी डी आपके पास है 1.6 मीटर और बी सी कितना हम लोगों ने माना है x, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आपको फाइनली जो मिली वो ये मिल गई। अब इस बी डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, कितनी पुट करेंगे 1.6 प्लस एक्स अपॉन में ए बी कितना है आपके पास x है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू में, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी गाइस 1.6 प्लस एक्स अपॉन में x, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे और इसका इससे, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ x का √3 से करेंगे तो x √3 मिलेगा और इज इक्वल टू में मिलेगा आपको 1.6 प्लस x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x √3 माइनस का x इज इक्वल टू में 1.6, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 1.6। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे √3 माइनस 1 हमें x चाहिए, क्योंकि x क्यों चाहिए, क्योंकि उसने हमसे पेडेस्टल की हाइट पूछी है, इस वजह से हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब मैंने आपसे कहा था जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे नीचे तो आप क्या करिए, इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है उसमें जो साइन है बीच में उसका अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए। तो मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड करना है तो √3 वो भी अपोजिट साइड से, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, तो जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और अपॉन में मिलेगा √3 माइनस 1, यानी ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और अपॉन में आपको मिलेगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, यानी कि जो फाइनली अब मिलने वाला है 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 और अपॉन में मिलेगा आपको 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, यानी कि 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो गाइज x की जो वैल्यू आपको फाइनली मिली वो मिली 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी हाइट आई आपकी, ये हाइट आई आपकी पेडिस्टल की हाइट आई। तो यहाँ पे आप एक नोट लिखोगे, हाइट इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो गाइज यहाँ पर जो आप √3 देख रहे हो, अगर आपके क्वेश्चंस में √3 की वैल्यू गिवन है यानी 1.732 गिवन है, तो आप उस √3 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन के नीचे दी रहेगी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये आंसर नहीं छोड़ना होगा। आप क्या करोगे, बोलोगे कि √3 इज इक्वल टू में होता है 1.732, तो आप √3 की वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे तो x इसको देखिए, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, आंसर आपका वहाँ पे आ गया। बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम अगर हम चले और वहाँ पे हमसे √3 की वैल्यू बोल दे तो क्या करेंगे, तो 0.8 आएगा, तो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू डालोगे 1.732 प्लस 1, अब क्या करोगे 0.8, जब इसको ऐड करोगे तो 2.732 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनली जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा, कब, जब आपको √3 की वैल्यू दी हो, क्वेश्चन में नीचे दिया रहेगा, तभी आप ऐसा करोगे। अदरवाइज नहीं दिया है तो आप उसका आंसर अपना यहीं पर छोड़ दोगे, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, एग्जामिनर देगा आपको पूरे नंबर, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ डिस्कशन करेंगे। 9 क्वेश्चन आप रीड करिए जल्दी से, क्योंकि एक बार अगर आप रीड कर लोगे तो मैं जब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप रीड करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में चैप्टर्स जो होता है बहुत इजी होता है, जब इसके क्वेश्चंस को यानी कि इसकी थ्योरी को ये बोलना चाहता है उसको हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तभी हम डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। जब डायग्राम ड्रॉ हो पाएगा तभी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा आपको इसका पॉजिटिविटी आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी एक टॉप बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, उस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है आपको। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फिर टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो
टॉप ऑफ मतलब कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है और हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, टावर की जो हाइट है आपकी 50 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। फिर यहाँ बोला गया कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, कहाँ से, टावर के फुट से, वो कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री, कितना बन रहा होगा 30 डिग्री बन रहा है। और जो जैसे समझिए, मैं पूरा बना लेता हूँ डायग्राम तो समझाता हूँ ना, इसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, टावर बड़ा होगा तो टावर हो गया ये, और ये रही आपकी बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे है, ठीक। ये बिल्डिंग है आपकी और ये टावर है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, टावर है, ये है बिल्डिंग, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को, हमसे बोला गया कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टावर के बॉटम से, यानी टावर के फुट से, वो कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो ये कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ उसमें क्या बोली गई कि बिल्डिंग के फुट से, देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट लाइन आपको बोली गई है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फिर बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टावर के टॉप का, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो आपको क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है, क्यों, क्योंकि टावर की हाइट आपको गिवन है। टावर की हाइट कितनी दी हुई है, 50 मीटर आपको गिवन है, ये हमें पता नहीं तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। इतनी चीज़ें थी आपको दी हुई थी क्वेश्चन में। तो डायग्राम आपका पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया। अब हमें किस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर A, B, C और D। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले जैसे हम पहले भी करते आए हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में आप कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ABC में, अगर ABC में देखें तो यहाँ से अगर हम बात करें tan 30 डिग्री की, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और अपॉन में बेस कितना है AB। BC की जो वैल्यू है आपके पास वो h है और AB की वैल्यू कितनी है x है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है गाइज, वो होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में h अपॉन में x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h √3। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABD। अब हम ABD में बात करेंगे तो ABD में देखिए ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। अगर हम tan 60 लेते हैं तो हमने tan 60 डिग्री लिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है AD है, परपेंडिकुलर कितना है AD है, और बेस कितना आपके पास है AB। और AD की वैल्यू कितनी है 50 मीटर और AB की वैल्यू कितनी है x। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी √3 इक्वल टू में 50 अपॉन में x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो गाइस क्या मिलेगा x √3 इक्वल टू में 50, x √3 इक्वल टू में 50। तो हम बोलेंगे क्या कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम क्या में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर x और सेकंड से बात करें तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू x √3 इक्वल टू 50 आया, हमें h चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x है हमारे पास h √3, तो h √3 इंटू में √3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इतने x के प्लेस पर हम x की वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं h √3। तो x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया h √3 ऑलरेडी पहले से था, तो इंटू √3 इक्वल टू में 50 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे कितना हो गया √3 इंटू √3 3h इक्वल टू में 50। तो यहाँ से h इक्वल टू में आपको मिल गया 50 अपॉन में 3। तो फाइनली जो आप इसको लिख सकते हो वो 50 अपॉन 3 मीटर भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो आपको क्या मिलेगा 3 1 जा 3 यानी कि 16। इसको आप लिखोगे क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो h इक्वल टू में 16 2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ये होगी आपकी हाइट, किसकी, बिल्डिंग की हाइट है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख देता हूँ HEI, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन करना था ये, ठीक है, ठीक।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 9। कैसे करना है, क्लियर हो गया ना? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 को आप एक बार रीड कर लीजिए कि उसमें क्या आ रहा है क्वेश्चन में आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। क्वेश्चन जरूर रीड किया करिए, जैसे टाइम मिले आप तुरंत रीड कर लिया करिए। अगर ना रीड कर पाए तो वीडियो पॉज करके रीड कर लिया करिए, क्योंकि तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास तो सफिशिएंट टाइम है कि नहीं? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। चलिए कोई नहीं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये है, रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं जिनकी हाइट्स कैसी है? इक्वल हाइट है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट रखे हुए हैं। ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक साइड है रोड के और एक दूसरी साइड है रोड के। सॉरी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रोड है, ठीक है, ये यहाँ से रोड है आपकी, ये रोड ऐसे गई हुई है, ठीक है। इस रोड के एक साइड एक क्या है आपके पास, क्या बोला गया यहाँ पर? पोल्स हैं। रोड के एक साइड पोल है और इधर रोड के एक साइड पोल है, और ये बीच में इनकी डिस्टेंस, यानी एक इधर रखा हुआ है रोड के और एक इधर खड़ा हुआ है रोड के, कौन? पोल है, ठीक है। दोनों इक्वल हाइट के हैं। फिर बोला गया है कि विच इज़ 80 मीटर वाइड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इन टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है बीच की पोल्स की, वो कितनी है? 80 मीटर वाइड, यानी जो हमारी रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फिर क्या बोला गया है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। समझिएगा इस बात को, कैसे यहाँ डायग्राम्स कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहली चीज़ कि ये हमारे पास रोड है और रोड के 2 कॉर्नर हैं, मतलब कॉर्नर क्या? साइड्स हैं। देखिए एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। बीच में क्या है? रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। इतनी चीज़ तो क्लियर होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि इसके दोनों साइड क्या है? पोल्स हैं। इनके दोनों साइड क्या रखे हुए हैं? पोल्स हैं। दोनों की हाइट कैसी है? एकदम सेम है। तो सेम हाइट के हमने 2 पोल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये पोल्स हो गए 2 हमारे, हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? दिख रहे हैं कि नहीं पोल्स? ठीक है, चलिए नहीं दिख रहे होंगे तब भी देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये 2 पोल्स हो गए। अब क्या बोला गया कि 80 मीटर जो वाइड है, यहीं से किसी एक पॉइंट से इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों के टॉप का, पोल्स के टॉप का, मान लेते हैं अगर हम इसका देखें, एक किसी पॉइंट से हमने एक पॉइंट अपने मन से ले लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इनका बन रहा है वो क्या बन रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है, और इसकी हाइट बतानी है। पोल्स की क्या बतानी है? हमें हाइट बतानी है पोल्स की, और वो बताना है कि किस पॉइंट पर, यानी इन पोल्स से किस डिस्टेंस पर, यानी कि हमने किस डिस्टेंस पर वो पॉइंट लिया है जहाँ से हम लोगों ने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में हमें बतानी है, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस। अगर टोटल 80 मीटर है तो हम इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये पूरी डिस्टेंस आपकी 80 है तो इतनी हमने x सेलेक्ट कर ली, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 80 में से x माइनस कर देंगे, 80 माइनस x मिल जाएगी। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया a, इसको नाम दे देते हैं b, ये हो गया c, और ये D और ये E। अब देखिए क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, सुनिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है किसके बीच में? इनके रोड के बीच में एक पॉइंट है ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और ये जो टॉप है किसके? एंगल ऑफ पोल्स के जो टॉप है उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि हम जितने पास में जाते हैं हमारा एंगल उतना इंक्रीज करता जाता है, जितने हम दूर जाते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करता जाता है। तो ये फाइनली आपका डायग्राम पूरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। सॉरी, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में। अगर ए बी ई में देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? 1060 डिग्री। 1060 डिग्री ये क्या है हमारे पास? ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? AE है, और बेस कितना है यहाँ पर आपको मिलेगा? AB। और AE की जो वैल्यू है हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हाइट h है, तो ये भी हाइट कितनी होगी? h, क्योंकि इक्वल हाइट के पोल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? h अपॉन में AB कितना है? x है। 1060 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन में x, तो x √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो गया h। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, अगर BCD में देखें तो क्या मिलेगा? 10
30 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है CD है, CD अपॉन में बेस कितना है यहाँ पर BC है। तो CD की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है H है, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 माइनस X है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10-30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में H अपॉन में 80 माइनस X हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो यहाँ देखिए क्या मिलता है आपको, आपको मिलेगा 80 माइनस X इज इक्वल टू में H√3। अब हम क्या करेंगे, हमें X चाहिए तो X को हटाना पड़ेगा। तो X को हटाने के लिए हम देखेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, हटाते नहीं हैं, हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप हमें X भी बताओ और H भी बताओ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हमसे पूछी थी, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से H की वैल्यू निकाल करके वहाँ पुट कर देते हैं, फिर यहाँ पे जो H की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके X निकाल लेंगे। तो H इक्वल टू X√3 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ 80 माइनस X इज इक्वल टू में H की वैल्यू कितनी है X√3, तो X√3 इंटू में √3, यहाँ होगा 80 माइनस X इज इक्वल टू में √3 इंटू √3 3X हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू में माइनस X उधर जाके प्लस X प्लस 3X, 80 इज इक्वल टू में 4X, X इज इक्वल टू में 80 अपॉन में 4, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा 20, तो X इज इक्वल टू में 20 मीटर मिला आपको। सॉरी गाइस, अब देखिए X 20 मीटर मिल गया, अब हमें H चाहिए। तो H के लिए बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ से कि X√3 इज इक्वल टू में कितना है H की वैल्यू कितनी मिली है 20 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू में H। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो H की वैल्यू आएगी वो H इज इक्वल टू आएगा 20√3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमको अब क्या बताना है, हमको ये बताना है गाइस कि जो ये पॉइंट है ये पोल से कितनी डिस्टेंस पे है। तो अगर हम बात करें कि इस पोल से जो AE पोल है इससे कितने डिस्टेंस पे है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस है, बट DC पोल से कितने डिस्टेंस पे है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बोलेंगे 80 माइनस का X इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 80 माइनस का 20 यानी कि 60 मीटर। तो गाइज हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द AE पोल फ्रॉम दिस पॉइंट क्या हो जाएगा 20 मीटर, लेकिन डिस्टेंस ऑफ DC फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब DC जो पोल है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी वो 60 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, जो ये डिस्टेंस आपकी है वो 60 मीटर होगी, ठीक, और जो ये डिस्टेंस आपकी आई है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आई है 20 मीटर आई है, और जो हाइट आपकी आई है वो हाइट कितनी आई है 20√3 मीटर आई है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन हमारा 7, 8 भी आपका अच्छा था, 9 भी अच्छा था और 10 भी अच्छा था, और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी थे। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस ऐसे देख करके। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो आगे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो क्वेश्चंस मिले आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।